नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो एक एक सीक्रेट प्लान की कहानी बताते हैं। पूरे देश में बगावत के लिए एक तारीख तय थी, 31 मई 1857। बिल्कुल। योजना थी कि एक ही दिन एक ही वक्त पर पूरे हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बचेगा। हाँ, लेकिन एक चिंगारी ने मतलब वक्त से 20 दिन पहले ही मेरठ में आग लगा दी। जी। आज हम 1857 की उसी कहानी में उतर रहे हैं जो वीरता, धोखे और एक ऐसे सपने की है जो पूरा होते होते रह गया। बिल्कुल। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। ये विद्रोह, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं, आखिर भड़का क्यों? और क्यों एक इतनी सोची समझी योजना अपनी पहली ही सीढ़ी पर बिखर गई? यहाँ जो बात फैसिनेटिंग है वो ये है कि ये सिर्फ वो चर्बी वाले कारतूसों की कहानी नहीं है। अच्छा, वो तो सिर्फ एक चिंगारी थी। बारूद तो मतलब पिछले 100 सालों से जमा हो रहा था। 100 सालों से? हाँ, स्रोत हमें बताते हैं कि ये राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक असंतोष का एक ज्वालामुखी था। अंग्रेजों की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, गोद प्रथा निषेध। बिल्कुल। उस नीति ने सतारा, झांसी और नागपुर जैसी रियासतों को हड़प लिया। इससे राजाओं के मन में गहरा डर बैठ गया था कि हमारा वजूद ही मिट जाएगा। सही बात है। उन्हें लग रहा था कि हमारी पहचान, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऊपर से किसानों पर भारी लगान और भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव। माहौल आप कह सकते हैं पूरी तरह से तैयार था। तो मतलब योजना के तहत 31 मई को एक साथ विद्रोह होना था, लेकिन 10 मई को ही मेरठ में सिपाहियों ने बगावत कर दी। एक तरह से पहली सीढ़ी पर पूरी रणनीति बिखर गई। बिल्कुल। और यहीं से इस विद्रोह की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों एक साथ सामने आती हैं। अच्छा, वो कैसे? ताकत थी वो गुस्सा जो सिपाहियों से इंतजार नहीं करवा पाया, लेकिन कमजोरी ये थी कि इस समय से पहले हुई शुरुआत ने अंग्रेजों को संभलने का मौका दे दिया। उन्हें अपनी रणनीति बनाने का वक्त मिल गया। जी। मेरठ में धन सिंह गुज्जर के नेतृत्व में जो सिपाही बागी हुए, उन्होंने जेल तोड़ी, अंग्रेज अफसरों को मारा और सीधा दिल्ली का रुख किया। उनका लक्ष्य साफ था। बिल्कुल। दिल्ली पहुंचकर मुगल बादशाह को अपना नेता घोषित करना। और उन्होंने 80 साल के बुजुर्ग शायर बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का शहंशाह घोषित कर दिया। लेकिन ये अपने आप में एक अजीब फैसला नहीं था? बहुत अजीब। एक ऐसा बादशाह जिसके पास असल में कोई ताकत नहीं थी, उसे इतने बड़े विद्रोह का चेहरा बना दिया गया। और यही तो इस पूरे विद्रोह की सबसे बड़ी त्रासदी है। नेतृत्व एक ऐसे बादशाह के हाथ में था जो खुद बेबस था। बहादुर शाह जफर असल में नेतृत्व नहीं करना चाहते थे, लेकिन सिपाहियों के दबाव में उन्हें हामी भरनी पड़ी। तो असल कमान किसके हाथ में थी? असल कमान उनके सेनापति बख्त खान के हाथों में थी, जो एक ज्यादा काबिल सिपाह सालार थे। लेकिन अंग्रेजों के लिए जफर ही विद्रोह का प्रतीक बन गए थे। और उन्होंने उस प्रतीक को ही खत्म कर दिया। बहुत क्रूरता से। जब दिल्ली पर अंग्रेजों का दोबारा कब्जा हुआ तो उन्होंने जफर को पकड़कर उनके बेटों और पोते को दिल्ली के खूनी दरवाजे पर गोली मार दी। ये एक संदेश था, एक साफ संदेश कि मुगल सत्ता का प्रतीक अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। बिल्कुल। और बहादुर शाह जफर का अंत, वो तो बहुत ही दुखद है। उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां गुमनामी में उनकी मौत हो गई। जी। और उनकी कब्र पर आज भी लिखा है, जफर कितना बदनसीब है, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। ये एक व्यक्ति का नहीं बल्कि एक पूरे युग के अंत का प्रतीक है। सही कहा आपने। जफर का दुखद अंत हमें सीधे इस विद्रोह के दिल में ले जाता है, इसके नायकों तक, जिनकी लड़ाइयां ज्यादातर निजी थीं। हाँ, जैसे दिल्ली से दूर कानपुर में एक और नेता थे जिनकी लड़ाई भी उतनी ही निजी वजहों से शुरू हुई थी, नाना साहब। धोंदू पंत। हाँ, उनका असली नाम धोंदू पंत था और वो आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए बेटे थे। और अंग्रेजों ने उनकी 8 लाख रुपए की सालाना पेंशन ये कहकर बंद कर दी कि वो असली वारिस नहीं है। ये तो अपमान की बात थी। बिल्कुल। उनकी लड़ाई अपनी इज्जत और अपने हक की लड़ाई थी। उन्होंने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया, लेकिन जब विद्रोह कुचला गया तो उन्हें नेपाल में शरण लेनी पड़ी। जी। और उनके साथ ही लखनऊ की बेगम हजरत महल ने भी नेपाल में ही शरण ली। बेगम हजरत महल की कहानी भी तो कुछ ऐसी ही है। अंग्रेजों ने उनके राज्य अवध पर कुशासन का झूठा आरोप लगाकर उसे हड़प लिया था। हाँ, और इससे अवध की जनता और खासकर वहां के सैनिक बहुत नाराज थे। क्योंकि कंपनी की सेना में एक बड़ा हिस्सा अवध के सैनिकों का ही था। बिल्कुल।
बेगम हजरत महल ने अपने छोटे बेटे बिरजिस कादर को अवध का नवाब घोषित करके अंग्रेजों के खिलाफ एक जबरदस्त मोर्चा खोला। स्रोतों में एक दिलचस्प बात और है, उपनामों का जिक्र। रानी लक्ष्मीबाई को महल परी कहा जाता था और बेगम हजरत महल को महक परी। हाँ, और फिर बिहार से एक ऐसे नायक आते हैं जिनकी कहानी सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाबू कुंवर सिंह। हाँ, जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह। 80 साल की उम्र में उन्होंने जो बहादुरी दिखाई वो तो हैरान करने वाली है। 80 साल, जरा सोचिए उस उम्र में जब लोग आराम करते हैं, बाबू कुंवर सिंह घोड़े पर बैठकर अपनी जमींदारी बचाने के लिए लड़ रहे थे। वो गुरिल्ला युद्ध नीति के माहिर थे, है ना? बहुत बड़े माहिर थे। उन्होंने अंग्रेजों को बिहार में नाको चने चबवा दिए। उनकी वीरता का सबसे बड़ा किस्सा तो वही है जब गंगा नदी पार करते हुए उनके हाथ में गोली लग गई। जी हाँ, कहते हैं कि उन्हें डर था कि गोली का जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो उन्होंने बिना एक पल सोचे अपनी तलवार से अपना ही हाथ काटकर गंगा को समर्पित कर दिया। जरा सोचिए उस पल को, क्या हिम्मत और क्या दृढ़ संकल्प रहा होगा। ये व्यक्तिगत वीरता की पराकाष्ठा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इस विद्रोह में साहस की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सवाल यही है कि इतनी बहादुरी के बावजूद हम हारे क्यों? और इसका एक बड़ा जवाब शायद झांसी और ग्वालियर की कहानी में मिलता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, असली नाम मणिकर्णिका। उनकी कहानी तो हम सब जानते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेज उनकी रियासत हड़पना चाहते थे और उन्होंने नारा दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हाँ, घोड़े की लगाम मुंह में दबाकर दोनों हाथों से तलवार चलाने की उनकी छवि वो आज भी भारतीय चेतना का हिस्सा है। और ये सिर्फ भारतीय चेतना नहीं है। जिस ब्रिटिश कमांडर ह्यूरोज ने उन्हें हराया, उसने भी उनकी बहादुरी का लोहा माना। अच्छा, उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, यहाँ लेटी हुई औरत विद्रोहियों में अकेली मर्द थी। वाह। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत अहम मोड़ आता है। झांसी से लड़ते लड़ते रानी ग्वालियर पहुंची। उन्हें उम्मीद थी कि ग्वालियर के सिंधिया उनकी मदद करेंगे, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। बिल्कुल। ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों का साथ दिया। ये तो बहुत बड़ा धोखा था। ये निर्णायक मोड़ था। उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने बाद में खुद कहा था हाँ, कि अगर सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाते तो हमें अगली सुबह ही अपना बिस्तर गोल करना पड़ता। अच्छा। सिंधिया जैसे बड़े राजघरानों के समर्थन ने अंग्रेजों को वो ताकत दी जिसकी उन्हें उस वक्त सख्त जरूरत थी। और शायद यही वजह है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि झांसी में नहीं बल्कि ग्वालियर में है, जहां वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई। तो अब ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है। इतनी वीरता, इतना बलिदान, बाबू कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बेगम हजरत महल, इतने बड़े बड़े नाम, फिर भी नतीजा हमारे पक्ष में क्यों नहीं आया? ये सब कुछ बिखर क्यों गया? देखिए, इसके कई साफ कारण हैं जो स्रोत हमें दिखाते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण था एक केंद्रीय संगठन और एक साझा लक्ष्य की कमी। कोऑर्डिनेशन। हाँ, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। विद्रोह तय तारीख से पहले शुरू हो गया, जिससे पूरे देश में एक साथ समन्वय हो ही नहीं पाया। हर नेता अपने अपने क्षेत्र में लड़ा था। लेकिन क्या उस समय भारत की वो भावना मौजूद भी थी, या हम आज के राष्ट्रवाद के चश्मे से उस दौर को देख रहे हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। शायद उनके लिए अपना देश अवध था, या झांसी थी, या जगदीशपुर की जमींदारी। बिल्कुल। भारत को एक राष्ट्र के रूप में आजाद कराने का साझा उद्देश्य तब तक बना ही नहीं था। नाना साहब को अपनी पेंशन चाहिए थी, रानी लक्ष्मीबाई को अपनी झांसी और बेगम हजरत महल को अपना अवध। लक्ष्य व्यक्तिगत और क्षेत्रीय थे, राष्ट्रीय नहीं। और समाज के कुछ बहुत जरूरी वर्गों ने भी इससे दूरी बनाए रखी। हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि भारत का पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग इस विद्रोह से लगभग पूरी तरह अलग थलग रहा। ऐसा क्यों? यह एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जो वर्ग आगे चलकर आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करेगा, वही इस विद्रोह को एक कदम पीछे जाने जैसा देख रहा था। अच्छा। उन्हें लगता था कि ये विद्रोह सामंती ताकतों को, राजा नवाबों के राज को वापस लाने की कोशिश है। और उनके लिए भविष्य अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिक संस्थानों में था। सही बात है। उनके लिए भविष्य सामाजिक सुधारों में था, पुरानी रियासतों को वापस लाने में नहीं। तो यहाँ भविष्य की दो अलग अलग तस्वीरें आपस में टकरा रही थीं। और सिर्फ शिक्षित वर्ग ही नहीं, हैदराबाद, मैसूर, कश्मीर जैसी बड़ी रियासतें और पंजाब और दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया। मतलब ये विद्रोह पूरे भारत में फैल ही नहीं पाया। हाँ, ये मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत तक ही सीमित रहा। और आखिर में एक और बात, तकनीक। हाँ, तकनीकी बढ़त।
अंग्रेजों के पास बेहतर तोपें थीं, नई एनफील्ड राइफलें थीं और सबसे बढ़कर टेलीग्राफ जैसी संचार व्यवस्था थी। जिससे वो तेजी से सूचनाएं भेज सकते थे। बिल्कुल, और अपनी सेनाओं को संगठित कर सकते थे, जबकि हमारे सैनिक ज्यादातर पारंपरिक हथियारों से लड़ रहे थे और उनके बीच कोई मजबूत कम्युनिकेशन नेटवर्क था ही नहीं। तो विद्रोह तो कुचल दिया गया, लेकिन अंग्रेजों को यह समझ तो आ ही गया होगा कि भारत पर हमेशा के लिए ऐसे राज नहीं किया जा सकता। इस असफलता ने भी कुछ तो बदला होगा। बहुत कुछ बदला। इस विद्रोह ने भारत में अंग्रेजी राज की नींव हिला दी। इसका सबसे बड़ा और सीधा नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 100 साल पुराना शासन खत्म कर दिया गया। जी, ब्रिटिश संसद को समझ आ गया कि एक व्यापार करने वाली कंपनी के भरोसे भारत जैसे विशाल देश को नहीं छोड़ा जा सकता। और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई 1 नवंबर 1858 को। एक घोषणा पत्र जारी किया गया और इसके साथ ही गवर्नर जनरल का पद भी खत्म कर दिया गया और उसकी जगह वाइसरॉय का पद आया। वाइसरॉय। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था। वाइसरॉय का मतलब था रॉयल्टी का प्रतिनिधि। अब भारत एक कंपनी की जमीन नहीं, बल्कि सीधे ब्रिटिश ताज का हिस्सा था। इसकी सीधी जवाबदेही लंदन की संसद को थी। बिल्कुल। और विडंबना देखिए, भारत के आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही भारत के पहले वाइसरॉय बने। हाँ, मतलब जिस आदमी के रहते विद्रोह हुआ, उसी को नए सिस्टम का मुखिया बना दिया गया। और भविष्य में ऐसी बगावत दोबारा न हो, इसके लिए सेना में बड़े बदलाव किए गए। स्रोतों में पील कमीशन का जिक्र आता है। हाँ, और ये सिर्फ संख्या का खेल नहीं था कि भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी और अंग्रेजों की बढ़ा दी। तो फिर क्या था? ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक चाल थी। पील कमीशन ने फूट डालो और राज करो की नीति को बैरकों के अंदर तक पहुंचा दिया। अच्छा। उन्होंने लड़ाकू जातियों या मार्शल हैसेस का सिद्धांत बनाया, सिख, गोरखा, पठान, और उन्हें दूसरों के खिलाफ खड़ा किया। रेजिमेंटों को जाति और धर्म के आधार पर बांटा गया, ताकि उनमें कभी अखिल भारतीय एकता की भावना पैदा ही ना हो सके। बिल्कुल। और इसका असर तो आजादी के बाद तक भारतीय सेना की संरचना पर दिखता रहा। तो इन सब का क्या मतलब निकलता? ये कहानी असाधारण वीरता की है, लेकिन साथ ही दुखद विभाजन और असंगठन की भी है। एक ऐसी क्रांति जो नायकों द्वारा लड़ी गई, लेकिन सबके लक्ष्य अलग-अलग थे और सपने बिखरे हुए थे। ये अपने तात्कालिक उद्देश्य में तो पूरी तरह विफल रहा, लेकिन इसने भारत में ब्रिटिश शासन के चरित्र को हमेशा के लिए बदल दिया। कंपनी राज खत्म हुआ और ब्रिटिश राज शुरू हुआ। हाँ, जो कहीं ज्यादा संगठित और दमनकारी था। लेकिन इसी विद्रोह ने अनजाने में उस संगठित राष्ट्रवाद के बीज भी बो दिए, जिसके कारण 90 साल बाद भारत को आजादी मिली। अच्छा। लोगों को पहली बार ये एहसास हुआ कि अंग्रेजों को हराया जा सकता है, बस जरूरत एक संगठित और साझा प्रयास की है। तो एक तरह से 1857 की हार ने ही 1947 की जीत की नींव रखी। आप ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल। श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार। स्रोत साफ बताते हैं कि 1857 के विद्रोह से भारत का शिक्षित वर्ग काफी हद तक अलग रहा। उन्हें यह विद्रोह पिछड़ावा लगा जी। लेकिन अगले सिर्फ 30 सालों में 1885 तक यही वर्ग, वकील, लेखक और विचारक एक साथ आकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन करेगा और आजादी के लिए एक संगठित राजनीतिक लड़ाई का नेतृत्व करेगा। तो सोचने वाली बात यह है कि 1857 और 1885 के बीच ऐसा क्या बदला कि जो वर्ग विद्रोह को शक की निगाह से देख रहा था, वही स्वतंत्रता आंदोलन का नया अगुवा बन